तो आज हमारे पास चंद्रदेव और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प पौराणिक कथाओं के स्रोत हैं। हाँ। इनमें चंद्रदेव के विवाह, फिर एक श्राप और भगवान शिव के हस्तक्षेप की कहानी मिलती है। बिल्कुल। चलिए इन स्रोतों को जरा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये प्राचीन कथा आखिर है क्या। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है, जैसे आपने कहा कि चंद्रदेव सिर्फ चांद के देवता नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब स्रोतों में तो उन्हें वनस्पति, औषधि, यहाँ तक कि समय का नियंत्रक भी माना गया है। और ये कहानी, ये उनके जीवन के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ की कहानी है, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है चंद्रदेव के विवाह से, है ना? हाँ, उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी। हाँ, 27। और कहते हैं कि ये 27 पुत्रियां असल में 27 नक्षत्र हैं। हाँ, वही नक्षत्र जिनसे होकर चंद्रमा हर महीने गुजरते हैं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। कैसा मोड़? इन 27 पत्नियों में से चंद्रदेव का जो स्नेह था, जो ध्यान था, वो सिर्फ एक पर था, रोहिणी पर। ओह। सिर्फ एक पर। हाँ। बस रोहिणी पर। अब जाहिर है बाकी 26 पत्नियों को ये बात बहुत बुरी लगी, मतलब ये पक्षपात था। बिल्कुल, किसी को भी बुरा लगेगा। तो उन्होंने अपने पिता, जो कि शक्तिशाली प्रजापति दक्ष थे, उनसे शिकायत कर दी। अच्छा, तो मामला पिता तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ? दक्ष ने क्या किया? अब दक्ष को अपनी बेटियों का दुख देखा नहीं गया। वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा। और उन्होंने गुस्से में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? श्राप दिया, तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारा सारा तेज खत्म हो जाए, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अरे बाप रे, क्षय रोग? मतलब उनकी सुंदरता, उनकी रोशनी सब खत्म? हाँ बिल्कुल, सोचिए जरा, वो देवता जो अपनी शीतलता, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं से उनकी चमक छीन ली गई। कितना भयानक रहा होगा ये। ये तो बहुत ही गंभीर श्राप था। क्या इसका असर उनके बाकी स्वरूपों पर भी पड़ा होगा? जैसे आपने कहा वो औषधि के भी देवता थे। ये एक दिलचस्प सवाल है। वैसे स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अगर चांद का तेज ही खत्म हो जाए तो शायद वनस्पतियों पर असर कम हो गया हो। हाँ, हो सकता है। या फिर समय की गणना जो चंद्रचक्र पर आधारित है, उसमें कोई बाधा आई हो। मतलब इस श्राप ने उनके अस्तित्व के हर पहलू को छुआ होगा। तो फिर चंद्रदेव ने क्या किया? वो तो बिल्कुल टूट गए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो जैसा पौराणिक कथाओं में अक्सर होता है, जब संकट आता है तो देवता तपस्या का मार्ग चुनते हैं। अच्छा। वो भगवान शिव की शरण में गए और कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में, जो आज का सोमनाथ है, वहां उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। शिवजी की तपस्या? हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में आस्था और तपस्या को कैसे एक उपाय की तरह देखा जाता था। और शिवजी? वो प्रसन्न हुए। हाँ बिल्कुल, शिवजी प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए। लेकिन एक बात थी। क्या? शिवजी ने कहा कि देखो, दक्ष का श्राप है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, उनका वचन व्यर्थ नहीं जा सकता। ओह, तो श्राप खत्म नहीं हुआ? पूरी तरह नहीं, पर शिवजी ने उसे संशोधित कर दिया, मतलब बदल दिया। कैसे बदला? उन्होंने वरदान दिया, ठीक है, तुम्हारा तेज पूरी तरह खत्म नहीं होगा, पर अब से तुम्हारा तेज महीने के एक पक्ष में घटेगा और दूसरे पक्ष में वापस बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब कृष्ण पक्ष में घटेगा और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा। बिल्कुल सही, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह श्राप का असर तो रहा, पर वो एक चक्र बन गया, एक साइकिल। वाह, तो आज जो हम चांद को घटते बढ़ते देखते हैं, वो असल में दक्ष के श्राप और शिव के वरदान का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, यही कहानी तो यही कहती है। ये तो कमाल की बात है। और फिर सोमनाथ, उसका क्या कनेक्शन है इससे? कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। इसी वरदान से चंद्रदेव इतने कृतज्ञ हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने उसी जगह पर जहां तपस्या की थी, प्रभास क्षेत्र में। हाँ, प्रभास क्षेत्र में, उन्होंने शिवजी के प्रतीक के रूप में एक शिवलिंग स्थापित किया। अच्छा। और क्योंकि शिवजी सोम यानी चंद्र के नाथ बने थे, उनके स्वामी बनकर रक्षा की थी, तो उस शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ, सोम के नाथ। वाह। हाँ। और यही स्थान है गुजरात का प्रसिद्ध पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। तो ये मंदिर सीधे सीधे चंद्रदेव की इस कहानी से, इस घटना से जुड़ा है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, रोहिणी के प्रति पक्षपात हुआ, उससे श्राप मिला, श्राप से मुक्ति के लिए तपस्या हुई, शिवजी ने वरदान दिया जिससे चांद के फेजेस बने, मतलब कलाएं बनी। हाँ, कलाएं। और फिर कृतज्ञता में सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई। एक पर्सनल कहानी का कितना बड़ा असर हुआ, कॉस्मिक भी और ज्योग्राफिकल भी। बिल्कुल।
और ये कहानी सिर्फ चंद्रदेव के बारे में ही नहीं है। ये दिखाती है कि प्राचीन काल में लोग कैसे प्रकृति की घटनाओं को समझते थे, जैसे चांद का घटना बढ़ना। हाँ, सही बात है। उन्होंने इसे एक कहानी में पिरो दिया, एक डिवाइन ड्रामा बना दिया, जिसमें भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, गलतियां हैं, कृपा है, सब कुछ है। ये मिथक सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का, उसमें अपनी जगह खोजने का तरीका था। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे हर प्राकृतिक चक्र के पीछे एक कहानी हो सकती है, या शायद हमने ही कहानियों में प्रकृति के चक्रों को समझ लिया। यही तो बात है। ये कथाएं हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताती हैं या हमारे अपने अंदर की भावनाओं, हमारे रिश्तों के बारे में? शायद दोनों। हाँ, शायद दोनों ही। खैर, चंद्रदेव और सोमनाथ की इस कहानी की परतों को समझने में वाकई मजा आया। बिल्कुल। शायद अगली बार जब रात में चांद दिखे तो हमें सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ये पूरी कहानी याद आए, उसके घटने बढ़ने का वो चक्र, जीवन के उतार चढ़ाव की तरह। सही कहा, एक सुंदर विचार है ये।